नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़े बदलाव के बाद, मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद अब इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि विष्णु सेना में कौन कौन शामिल होंगे। मसलन ये कि किसे किसे मंत्री का पद मिलेगा, कौन कौन इसके लिए जी तोड़ में या फिर कहा जाए इधर उधर की राजनीति में जुटे हुए हैं। बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ की जनता के सामने है कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद कैसे संभागवार समीकरण साधा जाएगा, कैसे जातिवार समीकरण साधा जाएगा और किसे मंत्री बनाया जाएगा और किसे मंत्री के बगैर केवल विधायकी से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी है। नवीन जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। नवीन जी, 15% की सीमा, एक नाम आप लोगों ने तय कर लिया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे, आदिवासी वर्ग से वो आते हैं। बाकी विष्णु की सेना कब तक? देखिए, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो है चयन किए हैं और अभी शपथ भी होना है और संभवतः शपथ के साथ में और भी मंत्रिमंडल के बाकी सदस्य भी उसमें शपथ लेंगे, ऐसी है। दूसरी तरफ है कि कहीं न कहीं जब मंत्रिमंडल की गठन करते हैं तो पार्टी संगठन या आवश्यकता कहिए कि क्षेत्रों को भी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के सभी तरफ से प्रतिनिधित्व हो, समाजों के भी प्रतिनिधित्व हो, योग्यता अनुसार भी उसमें प्रतिनिधित्व हो और वरिष्ठता के आधार पर भी उसमें प्रतिनिधित्व हो। ऐसे सभी का सम्मिश्रण करके एक बेहतर और अच्छा जो है टीम के साथ जब हम प्रदेश की सेवा के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं वो जनता के लिए भी बहुत बेस्ट होगा, डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बेस्ट होगा और सामाजिक समीकरण के दृष्टि से भी वर्गों को उसका प्रतिनिधित्व मिलने से बेस्ट होगा। तो इस तरह से। लेकिन नवीन जी, ठीक है, वो तो आपने समीकरण बता दिया कि सब कुछ अच्छा होगा, वर्ग का ख्याल रखेंगे, संभाग का ख्याल रखेंगे, तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे। लेकिन ख्याल रखने के लिए देरी क्यों? आज मध्य प्रदेश देख लीजिए, बड़ा उदाहरण सबके सामने है कि सीएम के साथ साथ दो डिप्टी सीएम का ऐलान, विधानसभा अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया। यहाँ कहाँ पेच फंस रहा है, कहाँ उलझन आ गई है? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐलान किए हैं और मुख्यमंत्री के साथ में अब मंत्रिमंडल की जो गठन होगी तो वो एक संगठन के वरिष्ठ लोगों की राय शुमारी और विचार विमर्श करके मैंने जो आपको कंडीशन जो बताया कि अलग अलग क्षेत्र, वरिष्ठता और योग्यता, वर्ग, इस तरह से जो अपन बात कहें उन सबको साध के ही उसका निर्माण करने से अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, मैं सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि विष्णु सेना के गठन से पहले कुछ रार चल रहा है भीतर खाने? आप वैसे विपक्षी दल हैं, आप तो हाँ ही कहेंगे, लेकिन क्या कुछ आपकी जानकारी में है? अवधेश जी, बात मेरे कहने ना कहने की नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान स्वरूप है, हम दो और हमारे दो जो सत्ता और संगठन में कब्जा है भारतीय जनता पार्टी में, तो न तो ये भाजपा तय करेगी, ना भाजपा के कार्यकर्ता, ना भाजपा के विधायक, ना भाजपा के नेता। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि इनको निश्चित तौर पर जो सरगुजा है और बस्तर है, यहाँ पर बहुत बड़ी जीत मिली है और इनका भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ये दावा करते हैं कि महिलाओं का समर्थन जो है महतारी वंदन न्याय योजना के माध्यम से जो इनको मिला है, तो ये सर्वविदित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ में लगभग आधा दर्जन बड़े चेहरे हैं जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। रेणुका सिंह जी है, राज्य मंत्री रही है केंद्र में। गोमती साय जी सांसद हैं। लता उसेंडी जी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जिस तरह से केदार कश्यप पूर्व मंत्री है, रामविचार नेताम जी हैं, विक्रम उसेंडी हैं, ऐसे आधा दर्जन ये हैं। उसके साथ साथ अनुसूचित जाति की जहां तक बात है, पुन्नूलाल मोहिले लंबी फहरिस्त है बीजेपी के समक्ष। लेकिन यह भी चर्चा है कि इनको दरकिनार करके नए लोगों को बना दिया जाएगा। जैसा कि आपने एमपी का उदाहरण दिया, तो यहाँ किसी को पूछने की जरूरत ठीक है। सुरेंद्र जी, मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता हूँ। कोई अवसर नहीं। ठीक है अनिरुद्ध जी, कहाँ पेच फंसा हुआ है और कैसे इस बड़े मैंडेट को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद बीजेपी सबसे बड़ी जीत के साथ सदन तक पहुंची है? मुख्यमंत्री तय हो गए, बाकी का क्या, कहाँ पेच फंसा, आपको क्या लगता है? देखिए अवधेश जी, मैं नामों को देख रहा था और कुछ पुराने नाम जो मंत्री रह चुके हैं और जो अभी नए चुनकर आए काबिल हैं, फिर उसके बाद जातिगत समीकरण को जो है संतुलन बिठाना, तो करीब करीब 18 लोग हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और बनाना 13 लोगों को है।
अब जैसे सरगुजा की बात करें, मैं बस्तर की बात करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के दौरे हुए, अब बस्तर से केदार कश्यप जी, लता उसेंडी जी, विक्रम उसेंडी जी। सरगुजा की तरफ मैं देख रहा हूं तो रेणुका सिंह जी, गोमती साय जी, रामविचार नेताम जी, और ओबीसी पे नजर डालता हूं तो अजय चंद्राकर जी, अरुण साव जी, ओपी चौधरी जी, और अनुसूचित जाति की तरफ देखता हूं तो पुन्नूलाल मोहल्ले जी, दयाल दास बघेल जी, गुरु खुशवंत दास जी। सामान्य की बात बोलता हूं तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, अमर अग्रवाल जी, राजेश मुनट जी, मतलब ये नाम तो 15 से ऊपर जा रहे हैं। धर्मलाल कौशिक का नाम भूल गए, विधानसभा के अध्यक्ष कौशिक जी, हाँ, एक बहुत ओबीसी बड़ा से नाम मैं इसका जिक्र मेरे को करना था, वाजिब कह रहे हैं आप, मैं भूल गया। तो ये और एक नाम जोड़ रहे तो ये 17-18 पे जा रही है संख्या। ये नहीं, लेकिन अनिरुद्ध जी, ये तो तमाम वो नाम है जो चर्चित है जी। एमपी का फैसला चौंका दिया, यहां भी आपको नए पुराने का सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। दुर्ग संभाग को कैसे आप खाली छोड़ सकते हैं? आपने जितना नाम बताए या जो नाम चर्चाओं में है, दुर्ग संभाग से एक भी नाम नहीं, दयालदास बघेल को छोड़ के। देखिए, वो तो एससी कोटे से चले जाएंगे। बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि एससी कोटे और जो जैसे चर्चा है, ये कवर्धा से जो जीत के आए विजय जी, तो वहां पे जो है उनका जो है उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिर मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का भी तो नाम नहीं लिया मैंने, जिनके विधानसभा अध्यक्ष के लिए जिनके नाम की चर्चा है। बिल्कुल सही। तो चलिए, कहीं एक विधानसभा अध्यक्ष और एक विधानसभा उपाध्यक्ष, दो जगह पे जो है वहां पे जो है बैठाया जा सकता है। लेकिन इन दो को भी अगर कहीं छोड़ दें, इन दो पदों को भी अलग कर दें, तो भी जो 17-18 संख्या, ऐसे में साधना जो है बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही तो ठीक है। इसमें अनिरुद्ध जी, मैं लौटूंगा एक बार, जी। जरा अपने दर्शकों को जरा वो खबर दिखा दे, एक बार पैकेज दिखा दे कि विष्णु की सेना में कौन कौन शामिल हो सकते हैं और किन किन चुनौतियों से बीजेपी इन दिनों गुजर रही है या आने वाले एक दिन और गुजरेगी। पहले एक खबर दिखा देते, जरा एक बार पैकेज प्ले कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव के बाद अब भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन होगा, अब छत्तीसगढ़ का इंतजार भी खत्म हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ को विष्णुदेव साय के रूप में एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिल चुका है। इसके बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ की नई सरकार में आखिरकार मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसे लेकर लोगों ने अभी से अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है। साय कैबिनेट में इन नामों की अटकलें तेज। सरगुजा संभाग से राम विचार नेताम का नाम आगे चल रहा है, वहीं बिलासपुर संभाग से अरुण साव और ओपी चौधरी के नाम आगे चल रहे हैं। बस्तर संभाग से विक्रम उसेंडी और केदार कश्यप को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं दुर्ग संभाग की बात करें तो यहाँ से दयाल दास बघेल और विजय शर्मा मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। रायपुर संभाग से अजय चंद्राकर, ब्रजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत के नाम आगे चल रहे हैं। वहीं लता उसेंडी और रेणुका सिंह में से कोई भी एक महिला मंत्री हो सकती है। इसके साथ ही धर्मलाल कौशिक और अमर अग्रवाल भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के बाद अब मंत्रिमंडल में शामिल होने की रेस शुरू हो गई है। इस रेस में आखिरकार कौन कौन मंत्रिमंडल का चेहरा हो सकता है, इसके लिए अभी से आकलन शुरू हो गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात भी लगभग तय मानी जा रही है। जानकारी ये भी है कि साय की कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 5 आदिवासी मंत्री होंगे, जिसमें 3 ओबीसी और 3 समान वर्ग से और 1 अनुसूचित जाति वर्ग से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन न हो, इसे कांग्रेस अब भाजपा की आपसी खींचतान का नाम दे रही है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मंत्रिमंडल की घोषणा इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि बीजेपी में जूतम पैजार की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेताओं का पत्ता काटा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जी के नाम का घोषणा होने के बाद निश्चित तौर पर अभी तक मंत्रिमंडल की घोषणा इसलिए नहीं हो रही कि उसमें जूतम पैजार मची हुई है। बहुत बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता भी जीत के आए हैं। हम तो ये भी सुने कि वरिष्ठ नेताओं को की पत्ती काटे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गुटबाजी है, जो वहाँ पे उहापोह की स्थिति है, इसके कारण मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। वहीं बात अगर भाजपा की करें तो कांग्रेस के इस बयान और आरोप पर बीजेपी का बयान भी सामने आया, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सबका सामंजस्य होगा और मोदी जी की गारंटी को पूरा किया जाएगा, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के कहने पर कुछ नहीं करेंगे, कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। अरे कांग्रेस को कहने दो ना, अब कांग्रेस तो खत्म हो गई, उनके कहने का औचित्य क्या है? अब तो बीजेपी की सरकार बनेगी। हम कोई कांग्रेस के कहने पर निर्णय करेंगे क्या? बीजेपी निर्णय अपना करेगी और सबका सामंजस्य होकर छत्तीसगढ़ को जो मोदी जी की गारंटी है उनको पूरा किया जाएगा और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन अब तक हुआ नहीं है, लेकिन इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जरूर शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल का गठन ना होना कांग्रेस इसे भाजपा की अंतर्कलह बता रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा जवाब में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से खत्म मान रही है और कह रही है कि यही कारण है कि उन्हें कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में इस बार क्या नया मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो आपने सुना कि बीजेपी के समक्ष क्या बड़ी चुनौतियां हैं और कैसे बीजेपी इन तमाम चुनौतियों से पार पाएगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है। मैं नवीन जी का रुख फिर से एक बार कर लेता। नवीन जी, एक बड़ी चुनौती को आपने पार कर लिया विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान करके तमाम उन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह, या फिर यूं कहा जाए कि जिन जिन नामों को लेकर ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, आपने विष्णुदेव साय का नाम ऐलान कर दिया। मंत्रिमंडल में देरी क्यों, ये सवाल बार बार उठ रहा है कि एमपी का उदाहरण नजीर आदमी देगा कि दो डिप्टी सीएम एक दिन में तत्काल बना दिए गए, विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई। छत्तीसगढ़ में पेच फंस कहां रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोई पेंच नहीं फंस रहा है। मध्य प्रदेश में भी अगर किए हैं तो मंत्रिमंडल का घोषणा नहीं किए हैं। दूसरे तरफ अगर देखते हैं तो हमने जो सीएम का चेहरा तय किए हैं और चेहरा तय करने के बाद अभी जो है शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, इस बीच में सारे जो आवश्यकता है, जो बनाना है, किनको किनको क्या क्या जिम्मेदारी देना है, वो सारी चीजें जो है तय कर लेंगे और साथ में शपथ लेंगे। तो इसमें देरी और नहीं देरी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भाई तय करने के 2 दिन के बाद तो हमने शपथ लेने की तैयारी कर ही लिए हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है सुरेश जी। नवीन जी कह रहे हैं कि देरी की कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि जूतम पैजाब की स्थिति है। आपके विभाग के मुखिया सुशील आनंद शुक्ला जी कहते हैं कि जूतम पैजाब मचा हुआ है बीजेपी के भीतर खाने, इसलिए ऐलान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ फुटबॉल की नौबत है। अवधेश जी, आप भी रमन सिंह जी के उस बयान से विदित हैं कि जब जब उनको पूछा जाता था कि सीएम का चेहरा कौन है, तो वो यही कहते थे हर बार कि जैसे ही बहुमत मिलेगी 48 घंटे के भीतर भाजपा का सीएम तय हो जाएगा। 1 हफ्ते लगे, और आज जो मध्य प्रदेश में जो संदेश भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी कई बड़े नेताओं के पर कतरे जाएंगे, उनका पत्ता काटा जाएगा। चर्चा तो ये है कि बड़े नेताओं को दरकिनार करके कम से कम 4 ऐसे नाम हैं, जिसमें से 3 का संभावित बताया जा रहा है। जिस प्रकार से अहिवारा के विधायक डोमन लाल जी हैं, जिस प्रकार से दुर्ग में अरुण वोरा के खिलाफ जो कैंडिडेट थे गजेंद्र यादव, जिस प्रकार से विजय शर्मा और ओपी चौधरी के नाम आ रहे हैं, तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर नेताओं के पर कतरे जाएंगे। और जिस प्रकार से महिलाओं के संदर्भ में जो दावे थे, उसको देखते हुए कम से कम 2 महिला मंत्री शामिल होने की गुंजाइश है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति है, न किसी का सुझाव, न किसी का सलाह, न किसी के दावे को सुना जाएगा, न किसी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। जो फैसला लेना है अधिनायकवादी, तो वहां से सूची बन के आएगी, उसको यहाँ पर अनुमोदन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है। अधिनायकवादी पे मैं जवाब लूंगा नवीन जी से एक बार मैं, लेकिन अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन में इस बात का फिक्स कर दिया गया कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। एक बड़ी वैधानिक यहाँ पे स्थिति है कि 13 मुख्यमंत्री को मिला के 13 की संख्या होगी, उससे पार नहीं होगी। नियमता यह भी कहता है कि 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। कैसे सामंजस्य होगा? आप जिन 17-18 नामों का जिक्र कर रहे हैं वो तो है, नए पुराने का मिश्रण कैसे होगा? कैसे संभागवार साधा जाएगा? देखिए अवधेश जी, आपके सवाल से पहले मैं एक लाइन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। वो किसी के लिए हो ना हो, मेरे को महत्वपूर्ण लग रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का 13 अंक से गहरा संबंध है। 13 तारीख को शपथ ग्रहण होने जा रहा है और अटल जी का जो है जन्म मूलांक 13 था, जो हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। आपका जो सवाल है कि यहाँ पे कैसे, देखिए क्या है, संतुलन साधना वाकई कठिन होता है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति गांधी जी एक समय ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे। 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उसमें मंत्री नहीं थे, तो वहां पे धर्मजीत सिंह जी ने कटाक्ष किया था वहां पे, जब वो कांग्रेस के विधायक के रूप में आए थे, क्यों गांधी जी, क्यों इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है छिपा रहे हो? तो एक गम किसी न किसी को तो अवधेश जी मिलना है। पिछली बार सत्यनारायण शर्मा जी को मिला था जब कांग्रेस जी का नाम ले लीजिए, साहू जी को मिला, अमितेश शुक्ला जी पूर्व मंत्री, अरुण वोरा जी, बिल्कुल सही। तो क्या है कि कहीं ना कहीं ये होगा। और इसमें हम लोगों की अभी जो हम लोगों ने वो किया, और अब बात मैंने 18 की कहा है मैंने,
फिर ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे दिल्ली में अब एक नया कल्चर विकसित हुआ है। पहले पॉलिटिक्स में ये होता था कि प्रदेश के नेता जो है 2-3 गुट होते थे और जाके दिल्ली पर प्रेशर बनाते थे, फिर वहां पे दिल्ली के लोगों को अनमने ढंग से या फिर मन से जैसे तैसे करके किसी को वहां पे जो है चुन के वहां पे बिठाना पड़ता था। आज ये हो गया कि दिल्ली से वहां से जो निर्देश होता है कि आप जो है मुख्यमंत्री और आप उप मुख्यमंत्री, तो वहां पे मानना पड़ता है। ये एक राजनीति का एक नया कल्चर आया है और उससे छत्तीसगढ़ भी अनिरुद्ध जी देखिए, अनिरुद्ध जी बात ये भी है ना कि छत्तीसगढ़ में 15 साल शासन करने के बाद और 8 साल विपक्ष में रहने के बाद अगर छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव में जाती है तो मोदी के चेहरे को लेके जाती है, मोदी की गारंटी को लेके जाती है, तो स्वाभाविक है फैसले तो दिल्ली में होंगे। बिल्कुल, देखिए फैसले दिल्ली में, और आप अभी की बात कर रहे हैं, आपने जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव अभी जो मई का आने वाला भी है, तो वो भी तो लोकसभा चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। फिर जब वहां लड़ा जा रहा है तो जो मोदी जी के जो दाएं बाएं हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो और आजकल तो मनसुख मांडविया जी गिने जा रहे हैं, तो फिर तय तो वही होगा। फिर पूरे छत्तीसगढ़ में तीनों ने अपनी ताकत झोंक दी थी। अवधेश जी, मैं एक बार नवीन जी का भी कर रहा हूं। नवीन जी, कांग्रेस का गंभीर आरोप, 2 आरोप, एक तो जूतम पैजार की स्थिति बनी हुई है, दूसरा अधिनायकवाद की परंपरा आप लोग लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जवाब दे दीजिए इस पे। देखिए, हमारे तरफ से ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसके लिए रस्साकसी हो। ये रस्साकसी तो आजकल अभी सत्ता से अलग विपक्ष में चल रहा है कि कोई पैसा लेकर टिकट बांटने का काम कर रहा है, तो कोई किसी को हरा रहा है, तो कोई किसी को रोक रहा है, तो कोई किसी को जो है उसका अस्तित्व खत्म करने में लगे हैं। आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। अब सत्ता वाले तो चुप है और सहजता से, सरलता से आगे बढ़ रहे हैं, अपना सिस्टम रेडी कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष है, इतना रस्साकसी और मारकाट में कैसे उतर आए हैं और किस कारण से उतर आए हैं? क्या इन लोगों ने लोकतंत्र को बेचने का काम कर रहे हैं? क्या इन लोगों ने जो लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? आपने पूरे सिस्टम को देख लिए हैं, आज क्या स्थिति है। आपने देखे कि 2.5 साल के लिए इनका जो है सौदा होता है, जवाब ले लेता नवीन जी, चल जाता है। ठीक है नवीन जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। स्थिति है तो ये चीजें जो है विपक्ष स्वयं के घर में जो है ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आरोप दूसरे के तरफ डाल रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। दरअसल आज कांग्रेस की ओर से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया अपने उन नेता कार्यकर्ताओं को इशारा करते हुए, उन्हें संदेश देते हुए कि आपको जो भी बयान देना है सार्वजनिक नहीं देंगे, पार्टी फोरम में अपनी बातों को आप रखेंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसे अनुशासनहीनता मानी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। सुरेंद्र जी, अब आप जवाब दे दीजिए फटाफट नवीन जी के आरोपों पर। अवधेश जी, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी यही है, यदि आपने कोई बयान दिया, यदि आपके खिलाफ कोई शिकायत आई तो सुनवाई का अवसर दे, उसके बाद पार्टी कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 3 महीने में लगातार कई इस प्रकार के प्रकरण आए। बताया किसी को कोई नोटिस जारी हुआ हो, रिकेश सेन वैशाली नगर का जो प्रत्याशी था, अमित शाह जैसे, हाँ विधायक हो गए हैं, अमित शाह जैसे देश के गृहमंत्री के ऊपर आरोप लगाए पैसा पहुंचाने का, उनको कोई नोटिस दिया हो तो बताए। हमारी पार्टी में जो भी शिकायत आया उस पर बाकायदा नोटिस दी गई, उनको सुनवाई का अवसर दिया गया, उसके बाद कार्रवाइयां भी हो रही है। तो ये जो मूल बात है जो वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी ने कही कि आज जो है भाजपा में एक नया कल्चर विकसित हुआ है, हम दो और हमारे दो का, दो के फायदे के लिए 2 व्यक्ति बैठ के डिसीजन ले रहे हैं। सुरेंद्र जी, अनिरुद्ध जी ने कहीं इस बात को नहीं कहा हम दो हमारे दो, नया कल्चर जरूर कहा। आप अपनी बात को अनिरुद्ध जी कांधे पे क्यों डाल रहे हैं? ये सर्वविदित है कि अटल अडवाणी के जो सिद्धांत होते थे वो कुर्सी पे लटका के 2 लोग देश बेचने के निकले हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। अवधेश जी, ठीक है, नवीन जी जवाब दे दीजिए। अवधेश जी देखिए, कांग्रेस आरोप लगाती है, दूसरे तरफ आप देखेंगे तो आप देखना कि मतलब सबूत के साथ इन लोग पकड़ में आ रहे हैं। कितने 100 करोड़ रुपए की गणना चल रहा है, अभी तक वो चल ही रहा है। आज लखनऊ में भाजपा नेता के यहाँ भी छापा पड़ा है, उसका जिक्र कर लीजिए। पूरा घर में पैसा उगल रहा है। बताओ, येदुरप्पा से भ्रष्ट कोई है क्या देश की राजनीति में? नवीन जी, लोकतंत्र कैसे शुभेंदु अधिकारी डैमेज कर रहे हैं? इनके घर में वो पैसा मिल रहा है। बताइए, आप ये बताइए, राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं, राज्यसभा के सांसद है, उनके घर में इतने पैसे कहां से आया? ये तो जवाब देना पड़ेगा ना।
तो आप दूसरे के ऊपर केवल आरोप लगा सकते हैं। आपका तो सबूत के साथ सामने आ गया है, ये तो 71,000 बताइए आप। करोड़ के अजीत पवार तो आप आइए तो सही बताइए वो किसका पैसा है? प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था। नवीन जी इस विषय को आज छोड़ देते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, जनपद का पैसा है, किसका सारे है? ये भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाते हैं। इस विषय को छोड़ देता मैं अनविद जी का रुख कर लेता। अनविद जी, वास्तविक स्थिति पार्टी के भीतर जो है वो सर्वविदित है कि पार्टी विचार कर रही है कि नए पुराने का मिश्रण कैसे किया जाए, कैसे एक मजबूत सरकार दी जाए जो 5 सालों तक इन आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर आगे बढ़ सके, जिस आर्थिक व्यवस्था पे बीजेपी बीते 5 सालों में 500 से ज्यादा बार गंभीर आरोप लगा चुकी है। ये कब तक पूरा हो जाएगा अनविद जी? 13 तारीख को शपथ होना है। आधिकारिक सूचना आ गई कि मंत्रिमंडल के सदस्य भी उसी मंच से शपथ लेंगे, संख्या नहीं बताई गई। जी, पूर्व में भी जो बीजेपी के समय में मैंने देखा कि शपथ जब होती थी तो और मंत्रीगण भी शपथ लेते थे। जहां तक कि घोषणा की बात है, देखिए क्या है कि बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि बहुत अभी जो प्रदेश की माली हालत जो है बहुत अजीब कगार पर खड़ी है और इतने बड़े बड़े वादे हैं, उसकी पूर्ति कैसे होगी? जहां तक देखिए अप्रत्यक्ष रूप से बात मेरे कानों में आई थी कि मोदी जी ने भी मतलब यहाँ पे जब छत्तीसगढ़ का विषय आया और नारी शक्ति वंदन योजना, जी हाँ, तो इस पर बहुत सोच समझ कर इस पर निर्णय होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अनविद जी, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा, मैं एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। वो इस मामले के जानकार है, विशेषज्ञ है। सुरेंद्र जी, कितना आर्थिक भार पड़ेगा, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, मैं नवीन जी से फिर जवाब ले लूंगा। महतारी वंदन योजना 12,000 रुपए सालाना, 500 में आपको सिलेंडर देना है, 18 लाख मकानों को पहले कैबिनेट में अप्रूव करना। 15,000 करोड़ तो जो 3100 का जो वादा है एमएसपी से 2183 और 3100 के बीच का जो डिफरेंस है, लगभग 12 से 15,000 करोड़ उस पर भार आएगा। महतारी वंदन का जो योजना है उसमें भी लगभग 11 से 12,000 करोड़ रुपए का हर साल आएगा। जिस प्रकार से सिलेंडर की बात हुई है उस पर भी भार पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि स्थापना व्यय और इन योजनाओं का खर्चा मिला के लगभग 75 से 80,000 करोड़ साल का खर्चा आएगा। नवीन जी, 75 से 80,000 करोड़ का खर्चा, जिसमें तकरीबन 35,000 करोड़ नए मद पे खर्च होने हैं। आप विधायक रह चुके हैं, राज्य की न केवल वित्तीय स्थिति बल्कि वित्तीय संचालन को भी बखूबी समझते हैं। कैसे इस चुनौती से पार पाएंगे? चेहरा तो आप तय कर लेंगे, स्थितियां कैसे सुधारेंगे? देखिए अवधेश जी, जितनी चिंता विपक्ष आज कर रहा है उतनी चिंता और उतनी गंभीरता अगर पिछले 5 साल में अगर अर्थव्यवस्था पर दिखाए रहते हैं तो आज छत्तीसगढ़ की माली स्थिति खराब नहीं होती। और जितना हम लोगों ने 15 वर्ष में जो है कर्ज नहीं लिए थे उतना ये 5 वर्ष में लेके दिखा दिए। अब रही बात ऐसा है, और इतने कर्ज लेने के बाद आज छत्तीसगढ़ की सड़क और अन्य प्रकार के सारे अधोसंरचना मध्य जो क्षेत्र है वो ठप पड़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आखिर पैसा गया कहाँ? तो इन लोग घोटाले घपले में पूरे पैसे खत्म कर दिए और छत्तीसगढ़ की हालत खराब हो आने वाला समय में घोषणा किए हैं संसाधनों को हमने नहीं बेचा, ले रहे हैं और गारंटी के साथ उसको पूरा करेंगे। ठीक है नवीन जी, सुरेंद्र जी, देखिए चुनाव का परिणाम आ गया। जिन जिन विषयों पे चुनाव लड़ा गया उसका परिणाम जनता जनार्दन ने दे दिया। मुझे इस डिबेट को समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नवीन जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि 13 तारीख दिन 2 बजे का समय तय है जब देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के चौथे सीएम यानी कि विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण होगा। आधिकारिक सूचना में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी उस मंच से शपथ लेंगे। तो वो एक के अलावा 12 नाम कौन होंगे, इस पर लगातार अगले 48 घंटे तक कौतूहल का विषय रहेगा। उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में विष्णु सेना में किन्हें शामिल किया जाता है और किन्हें एक बार हार के लिए, गम के लिए मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को छुपाना पड़ता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।